अचानक इंसान नाचते गाते जिम में ट्रेडमिल पे गिर गया, ऐसा कैसे हो जाता है? 80% ऑफ पीपल जो ऐसे अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती हैं उनमें से 50% को नहीं मालूम होता कि उनको हार्ट की इलनेस है। जैसे कि आपको लगता है कि जब मैं चलता हूँ तो मुझे सीने में भारी होता है, डू नॉट वेट, सीक अ कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन। किस एज में टेस्ट कराएं और कौन से टेस्ट कराएं? जो एज है अपने ब्लड प्रेशर को टेस्ट कराने की, शुगर को टेस्ट कराने की, वो सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रीडिफाइन हो रही है। क्या घर का खाना भी हानिकारक हो सकता है? यस, हमारा खाना बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमें डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। लोगों को लगता है कि मैं नमक खा लूँ फिर मैं बीपी की दवाई खा लूँ। नो, हम मीठा कम खाएं, कंट्रोल खाएं। कम की परिभाषा नहीं है कोई। आपको मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके खाने में क्या महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम दिल की बीमारी का खतरा होता है? महिलाओं ने खुद सिगरेट पीकर, अल्कोहल लेकर ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स खत्म कर दिया है। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। ये बात मशहूर शायर जावेद अख्तर ने अपने शेर में कही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दिल दुखा भी नहीं, कोई सिम्टम भी नहीं दिया और अचानक आया हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, मेडिकल भाषा में जिसे कहा जाता है। क्या होती है ये कंडीशन? अचानक फिट इंसान को नाचते गाते, बारात में घूमते हुए, स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, ये विजुअल्स बहुत कॉमन हो गए हैं और बहुत डराते हैं। तो क्या ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है? और ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा जसवाल हैं, जो कि फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की फील्ड में खासतौर पर इनकी महारत है और बहुत सारे मरीज खासतौर पर इन्हें ढूंढते हुए आते हैं। मुश्किल से मिलती हैं, हमने आज पकड़ लिया है। नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जैसे लोग विजुअल देखते हैं उनको लगता है कि अगर ये इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये सडन जो हम विजुअल्स में देखते हैं, अचानक इंसान नाचते गाते जिम में ट्रेडमिल पे गिर गया, ऐसा कैसे हो जाता है? जी, पहले तो आप सबको नमस्कार एंड थैंक यू पूजा कि हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। और अगर हम पब्लिक को एट लार्ज इसके बारे में समझा सकें तो इट विल बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट। सो आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है। लोग पहले भी ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते थे लेकिन कैप्चर नहीं होते थे, इतना इसका ट्रांसमिशन नहीं होता था जैसे अब है। लेकिन अब श्योरली कुछ ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, जैसे आपने डिस्क्राइब किया हम देखते हैं। ये समझने वाली बात है दैट 80% ऑफ पीपल जो ऐसे अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती हैं, 80% ऑफ देम को हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होती हैं पहले से जी। एंड जो 80% ऑफ पीपल की डेथ हुई इज़ बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। अक्सर उनको नहीं मालूम होता कि उनको ब्लॉकेजेस हैं। उनको लगता है मैं तो बहुत फिट हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सब कुछ, मेरी बॉडी अच्छी बनी हुई है। उसको हम एक एक्सटर्नल हेल्थ बोलते हैं। हैविंग ए गुड एक्सटर्नल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपकी कार्डियक फिटनेस भी उतनी अच्छी है। कार्डियक फिटनेस के लिए आपको उसकी असेसमेंट करवानी चाहिए टाइम टाइम पे। यानी आप कह रहे हो जैसे डोले बने हुए हैं, जी, मसल्स बिल्डिंग है जी, और जिम जाता है कोई लड़का, एग्जैक्टली तो उसको फिट कहते हैं। उसको हम फिट कहते हैं, देखकर कि अरे ये तो बड़ा फिट है। लेकिन वो एक फिजिकल फिटनेस है। फिजिकल फिटनेस इज नॉट इक्वल टू कार्डियक फिटनेस। अपनी कार्डियक फिटनेस के लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। ऑल द मोर रीज़न अब जो हम सब कुछ ये देख रहे हैं जानने के लिए कि क्या मुझे इस प्रॉब्लम की रिस्क है। जैसे कि आपने कहा कि किसी को भी हो सकता है। यस, हमें ये अपने ध्यान में रखना है कि सडन कार्डियक अरेस्ट इतना कॉमन हो गया है, हम ऐसे लोगों को मरते हुए देखते हैं। हम सबको अपना एक रिस्क फैक्टर स्ट्रैटिफिकेशन करवाना चाहिए और उसके हिसाब से जो आपके डॉक्टर आपको टेस्ट बताएं कि आपका कार्डियक फिटनेस कितना है, वो आपको करवाने चाहिए ताकि आपको अपनी रिस्क असेसमेंट मालूम हो। जैसे आपने कहा कि लोग टेस्ट कराएंगे तो कार्डियक फिटनेस पता चलेगी। अब इन्हीं विजुअल्स पर आते हैं, इसमें बहुत यंग 20, 25, 30 साल के लोग, जिन्हें लगता ही नहीं कि अभी हमें अपने हार्ट का कोई चेकअप कराना है अनलेस कोई सिम्टम आ जाए। और इनको अगर नहीं पता इन्हें ब्लॉकेज है तो कोई सिम्टम भी नहीं आया होगा। तो किस एज में टेस्ट कराएं और कौन से टेस्ट कराएं? ये देखा गया है कि जितने लोगों को दुनिया भर में सडन कार्डियक डेथ होती है उनमें से 50% को नहीं मालूम होता कि उनको हार्ट की इलनेस है। सो 50% को कोई सिम्टम नहीं आया होता और ना ही मालूम होता है कि उनको प्रॉब्लम है।
हम हाल ही में बात कर रहे थे कि आई एम श्योर आपके व्यूअर्स को भी मालूम होगा कि इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है। आपको ये भी मालूम होगा कि इंडिया में हर 4 या 3 लोगों में से एक इंसान को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की शादी हो जाती है और वो कभी डिवोर्स नहीं करते, एंड दैट बिकम्स अ लीथल कॉम्बिनेशन फॉर आवर पेशेंट्स। अक्सर ये देखा गया है कि यंग पीपल जो हैं उनको नहीं मालूम होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, ना ही उनको मालूम होता है कि उनका शुगर कैसा है, और क्योंकि वो सोचते हैं मैं फिजिकली फिट हूँ और प्रोटीन्स इतने खाता हूँ, वो अपने कोलेस्ट्रॉल की भी जांच नहीं करवाते हैं। तो अंदर क्या हो रहा है नहीं मालूम है। इसीलिए जो एज है अपने ब्लड प्रेशर को टेस्ट कराने की, शुगर को टेस्ट कराने की, वो सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रीडिफाइन हो रही हैं। जैसे कि दुनिया भर में कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का नया एज 18 साल है। पहले हम 20-25 बोलते थे, अब 18 साल है। लेकिन अगर आप बच्चे वाले डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि अब हर टाइम जब एक बच्चा आता है 10 साल से ऊपर है, उसका बीपी चेक करते हैं। 13 साल के बच्चों में हम हाई ब्लड प्रेशर जानते हैं, जो पहले नहीं था। डायबिटीज़ आने लगा है। एक बच्चों में जो डायबिटीज़ आती है उसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, और जो अडल्ट्स में आती है उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो अडल्ट्स में आती थी, अब 15 साल के बच्चे में आ रही है, जो कि मेजरली लाइफस्टाइल की वजह से एग्जैक्टली जो कि लाइफस्टाइल की वजह से है। सो दिस होल डिजीज प्रोसेस हैज़ बीन रीडिफाइंड। सो वी हैव टू लुक एट द रिस्क फैक्टर्स वेरी अग्रेसिवली। तो हमें लगता है कि मैं तो सिर्फ 25 साल का हूँ, मुझे नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप अपने नंबर जाने। नंबर क्या नंबर जाने? अपने ब्लड प्रेशर का नंबर जाने, अपने ब्लड शुगर का नंबर जाने, अपने कोलेस्ट्रॉल का नंबर जाने। ये जानिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, और उनके ऊपर हम काम करें। क्या चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान में दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ाती हैं, जो डे टू डे लाइफ का हिस्सा होती हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं? जी, तो युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम मैं कहूँगी स्मोकिंग। हमें ये याद रखना है कि हम एक बहुत पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। कुछ ना करते हुए भी, जैसे आप और हम स्मोकर नहीं हैं, फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम एयर लेकर जा रहे हैं जो कि कहते हैं कि इज इक्विवेलेंट टू बीइंग अ स्मोकर। तो मैं यंग चिल्ड्रन को ये कहूँगी कि क्विट स्मोकिंग, डू नॉट गो टूवर्ड्स स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है कि हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज को इंजर करती है। तो एक ये है। दूसरा है कि आपको एक्टिव रहना है। अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपना वे ऑफ लाइफ बनाएंगे, आप अपने आप को लाइफस्टाइल डिजीज से बचाएंगे। तो ये नहीं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को देखिए, डायबिटीज़ को देखिए। अगर आप एक्टिव रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, नहीं आएगा, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, आप ओबीज नहीं रहेंगे, आपको स्ट्रेस इजी मैनेज कर पाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा। सो आई थिंक दे आर वेरी सिंपल टूल्स, और एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को बचपन से ही इनकलकेट करना चाहिए कि इनको एक वे ऑफ लाइफ करिए। जैसे कि मैं कहूँगी नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड्स में अगर आप जाएं तो कंट्रीज ने एक पॉलिसी बनाया है कि बाइसिकल टू वर्क, इसलिए नहीं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इट इज़ ए अटेम्प्ट कि आपकी पॉपुलेशन हेल्दी रहे। इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वेरी बैड बर्स्ट ऑफ हेल्थ केयर, बिकॉज हमारे यंग पीपल आर एट रिस्क, और इंडिया इज अ यंग कंट्री। सो एक चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, एक मेंटल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आपने कहा 20-25 साल की उम्र में आप अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर उसको चेक रखें, कोलेस्ट्रॉल चेक रखें। उससे ज़्यादा के टेस्ट कराने की ज़रूरत किस उम्र में आती है? जी, तो अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट की डिजीज़ है, आपके पेरेंट्स को लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, आप 25 साल के हैं और आप जानते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ भी हो रही है, और आपको कुछ सिम्टम हो रहे हैं जो आपको अनयूजुअल लगते हैं, चाहे आप वो 25 साल के हो, चाहे वो 20 हो, चाहे 30 हो। अगर आपको सिम्टम्स हैं जो अनयूजुअल हैं, जैसे कि आपको लगता है कि जब मैं चलता हूँ तो मुझे सीने में भारी होता है और मुझे रुकना पड़ता है, या मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो सीने में भारी होता है और मुझे रुकना पड़ता है, या ऐसा कोई एहसास होता है आपको जो आपको पहले ना हुआ हो, डू नॉट वेट, सीक अ कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन। और अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको एक स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए, जिसको हम TMT बोलते हैं, तो ज़रूर करवाएं।
इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट। TMT इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, हर जगह मिलता है, करवाइए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें। जी। जो लोग घर का खाना खाते हैं उनको ये लगता है कि हम जंक फूड नहीं खाते तो ख़राब आदत नहीं है। क्या घर के खाने की आदतों में भी कुछ ऐसा ख़राब हो सकता है? जी, सबसे पहली बात तो जो लोग बाहर का खाना नहीं खाते, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि बाहर का खाना बहुत हानिकारक है। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि बाहर का खाना बहुत हानिकारक है। रीज़न, क्योंकि जो बाहर का खाना बन रहा है उसको अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना है एट एनी कॉस्ट। उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे बहुत इन्फीरियर होंगे। सेकंड, क्या घर का खाना भी हानिकारक हो सकता है? यस। अगर आप घर पर ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, जो खाना भी बनाएं बहुत हेवी फूड्स बनाएं, बहुत ज़्यादा पोटैटोज़ खाते हैं, बहुत ब्रेड्स खाते हैं, पराठे खाते हैं, ये सब हानिकारक होते हैं। सो हम कहते हैं कि नॉर्मल पौष्टिक खाना, उसमें आता है गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो उसको मिक्स करना है। फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। एक मील आपका फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए। मैं ये देखती हूँ, और जैसे मेरी भी उम्र बढ़ रही है, मैं सोचती हूँ एज इंडियन पॉपुलेशन हमारा खाना बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। जी, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उतना खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं, हमें डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो हमें खाना अपना कंटेन करना चाहिए। ओके। खाने में आजकल 3 चीज़ें लोग परेशान रहते हैं जिसका कभी लोगों को श्योर शॉट जवाब नहीं मिला। जैसे आपने कहा मीठा कम खाएँ, कंट्रोल खाएँ। कम की परिभाषा नहीं है कोई, तो कम कितना कम हो सकता है? लोगों को लगता है खाने के बाद एक बर्फ़ी खा ली ये तो कम ही है। बहुत बेहतर। सो मैं सोचती हूँ कि जो मैं अभी जवाब दूंगी व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके खाने में ऑलरेडी शुगर्स हैं। जो आप खाना खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, आप वेजिटेबल्स खाते हैं, उन सब में उतनी शुगर है जितनी आपके शारीरिक ज़रूरतें हैं। बट एक इंसान जीता है और जीने के लिए इंसान को मन करता है, तो शुरुआत में मैं सोचती हूँ ऐसा करें कि सिर्फ वीकेंड पे, पहले सैटरडे संडे पे आप आए कि हम अगर मीठा खाएंगे तो हम सिर्फ वीकेंड पे खाएंगे, सैटरडे संडे को खाएंगे, और ग्रेजुअली आप अपने सिस्टम को ट्रेन करिए कि मैं सिर्फ संडे को खाऊंगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है अपने आप को इतना डिसिप्लिन करने का कि मैं खाने के बाद मीठा तो ज़रूर खाऊंगी, लेकिन मैं केवल आम का 1/4 का भी कम हिस्सा खाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि वो डिसिप्लिन अपने सिस्टम में लाना बहुत मुश्किल है। एज अ रिज़ल्ट आप कोशिश करें, अगर आप मीठा खाएं ओनली ऑन द वीकेंड्स। मैं ये भी सोचती हूँ कि इंडिया में आइसक्रीम का साइज़ छोटा होना चाहिए। मैं ये भी सोचती हूँ कि इंडिया में जो कोका कोला का बॉटल या कैन है उसका साइज़ छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फिज़िक है, हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, उतनी शुगर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। दैट इज़ वाई वी आर द डायबिटिक कैपिटल। मीठे को लेकर आपने कड़वा लेकिन सच्चा जवाब तो दिया है। नमक को लेकर क्या नियम होना चाहिए? ये भी बहुत ज़रूरी है और इसको हमें आंसर करना चाहिए। एज एन एडल्ट हमारी डाइट में नमक का कंटेंट शुड बी, सॉल्ट कंटेंट शुड बी 5 ग्राम्स, जिसमें कि 2 to 3 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है दिन भर में। अब ये 5 ग्राम्स होता क्या है? आपके घर में जो सबसे छोटा चम्मच है वो 5 ग्राम्स का होता है, जिसको हम टीस्पून बोलते हैं जी। उसमें 2 से 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और उतना ही रहना चाहिए। आप ये आश्चर्यजनक होंगे कि हमारे घर में जब कुक आके खाना बनाते हैं, जब दाल बनाते हैं तो उसी में शायद 2 चम्मच नमक डाल दिया जाता है, सब्जी में 3 चम्मच। और हम नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा खाते हैं। लोगों को लगता है कि मैं नमक खा लूँ फिर मैं बीपी की दवाई खा लूँ। नो, नमक को पहले कंटेन करिए। और उसका भी मैं एक सोल्यूशन हमेशा बताती हूँ कि अगर आप मील खाते हैं अपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आप कोशिश करिए कि आपका एक मील नमक के बिना हो। इट इज़ पॉसिबल। हैव अ ब्रेकफास्ट विच हैज सम मिल्क, सम आमंड, सम फ्रूट। आपको नमक की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रूट पर फ्रूट चाट मसाला, हाँ, तो फ्रूट हुआ, दही हुआ, सैलेड हुआ, इस पे आपको नमक की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
सो नमक को कंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी। अब आते हैं घी तेल पर। जी। उसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स हैं और इंडियन कुकिंग सिस्टम में भी बहुत सारे ऑयल हैं। हाउ टू चूज़ योर ऑयल? सो इसका भी कड़वा सच है कि जो भी ऑयल हो उसकी मात्रा आपको कम रखनी है। सेकंड है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें, ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा ना करें। सो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो जम जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो पहले आता था डालडा वनस्पति, बाजार के खाने में अब भी वही डलता है। तो डालडा वनस्पति वो तो आपको यूज़ ही नहीं करना है। बिस्किट्स में भी वही डलता है। एब्सोल्युटली, बिस्किट्स में वही डलता है, रस्क्स में वही, केक्स में वही। तो वो टेस्ट देता है आपको, तो वो नहीं खाना है। कौन सा ऑयल? ऑयल की मात्रा कम रखें। जैसे कि आप सब्जी बनाएं तो मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, दाल में तड़का लगाएं तो घी का तड़का लगाएं। आप कभी अगर आप सैलेड बनाएं तो उसके ऊपर आप ऑलिव ऑयल डालें। अगर आप सब्जी बना रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप सफोला का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या कैनोला ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सो यू शुड हैव अ मिक्स ऑफ ऑयल्स। ऑयल की मात्रा कम रखें। दिल की बीमारी जब होती है मैम, तो कोई ना कोई तो सिम्टम ज़रूर देती होगी, कोई वार्निंग साइंस देती होगी। लोग उनको कैसे पहचान सकते हैं? एंजाइना एक टर्म हम अक्सर सुनते हैं, वो क्या होती है? जी, तो दिल की वार्निंग अक्सर आती है बट हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं एसिडिटी कह करके। सो एंजाइना एक ऐसा सिम्टम है जो हम सबको जानना चाहिए। वो ये होता है कि आपके बिल्कुल सीने के बीच में जब आप चल रहे होंगे ऐसा महसूस होगा कि किसी ने पत्थर रखा है, और वो पत्थर सीने के बीच में है और आपके कंधों के ऊपर जा रहा है, फिर हाथ के अंदरूनी पार्ट पे आ सकता है और आपके जॉज में जा सकता है। रुकने से या बैठने से या सॉर्बिट्रेट की गोली से आराम मिलना इज़ अ क्लासिक साइन ऑफ एंजाइना। कुछ विमेन में ऐसे लक्षण हो सकते हैं ना आए, घबराहट हो सकती है, फटीग हो सकती है, पसीना आ सकता है, केवल जॉ में दर्द आ सकती है। ये सिम्टम्स हैं। सो प्लीज़ ड्रॉ मेडिकल अटेंशन। उस सिम्टम में आपको केवल डॉक्टर के पास जाना है, जो टेस्ट बताएं वो ज़रूर करें। जी, कुछ क्विक क्वेश्चंस आपसे ले लेती हूँ। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, क्या उन्हें सूनर और लेटर दिल की बीमारी होगी ही होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर है तो दिल की बीमारी होगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप एक्सरसाइज करें, ब्लड प्रेशर को ठीक रखें, दवाई टाइम पे खाएं, ऐसा नहीं है कि आपको होगी। क्या कोई ऐसा श्योर शॉट टेस्ट है जो ये बता सके अगले 5 साल में मुझे कोई हार्ट अटैक आने वाला है, नहीं आने वाला है? तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कम्युनिटी के लिए हम उसको नहीं कहते हैं। जो हाई रिस्क प्रोफेशन में है या जिनका हाई रिस्क है उनके लिए हम रखते हैं, बट दैट इज़ वन टेस्ट विच कैन गाइड अस। क्या महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम दिल की बीमारी का खतरा होता है? ऐसा होता था जब वो यंग थे, जब पहले ज़माने में, लेकिन अब महिलाओं ने खुद सिगरेट पीकर, अल्कोहल लेकर, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ख़त्म कर दिया है। तो अब महिलाओं को समझना है कि वो भी इक्वली एट रिस्क हो गई हैं। क्या कोई ऐसा श्योर शॉट तरीका है जो सडन कार्डियक अरेस्ट के खतरे से आपको दूर रखे? उसका एक ही तरीका है कि अगर आपको रिस्क है सडन कार्डियक अरेस्ट का, तो एक मशीन लगाएं जिसको हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं, और आपको वो सडन कार्डियक डेथ से बचाता है। किन लोगों को ये मशीन लगानी चाहिए? जी, तो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर ऐसा दिखता है, और इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर जो होता है ये इस तरह का मशीन है। ये हमारे कंधे के नीचे लगता है, स्किन के नीचे जाता है, इसकी तारें हार्ट के अंदर जाती हैं। ये उन लोगों के लिए एडवाइजेबल है जिनको पहले एक बार सडन कार्डियक अरेस्ट हो चुका हो, जिसको हम अबॉर्टेड सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, या फिर हार्ट के डिजीज़ों और हार्ट की पंपिंग जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं 35% से कम हो। कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनमें ये ना हो, फिर भी आईसीडी एडवाइस किया जाता है, जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट को डिसाइड करना चाहिए। ये क्या उन लोगों को लगाया जाता है जिनकी हार्ट बीट्स एबनॉर्मल होती हैं? जी, तो जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो सकती है, उनके लिए हम इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कहते हैं। ओके, और ये डिफिब्रिलेटर एक बार लग गया सर्जिकली लगाया जाता है? एक प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया में लगता है, पेशेंट जगह रहता है, लगाने में आध पौन घंटा लगता है, अस्पताल में 2 दिन रुकना पड़ता है। एक बार लग गया, फिर उसके बाद? जब लग जाता है तो इसकी बैटरी चलती है। ये बैटरी से चलते हैं लगभग 8 से 14 साल तक, कुछ डिवाइसेस 17 साल तक भी चलती हैं। हर 6 महीने हम इनको चेक करते हैं और फिर हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। यानी
मोटे तौर पर अगर हम ये कहें कि दिल की बीमारी के जितने भी खतरे हैं उन सब के लिए विकल्प मौजूद हैं, समाधान मौजूद हैं, बशर्ते आप समय रहते अपने वार्निंग साइंस को पहचानें और समय रहते डॉक्टर की मदद लें। आपको आईसीडी से लेकर अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स के ज़रिए भी मदद पहुंचाई जा सकती है। दवाओं से भी दिल की बीमारी का इलाज हो सकता है, हर बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे नॉन इन्वेजिव तरीके हैं, मिनिमली इन्वेजिव तरीके हैं जहाँ सर्जरी तक जाने की नौबत नहीं आती। वैसे डॉक्टर अपर्णा ने जो टिप्स बताए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो दिल की बीमारी के खतरे को खुद भी काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। पूरी तरह से अच्छा लाइफस्टाइल रहे तो बचा जा सकता है, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। देखिए, गारंटी किसी की नहीं है, बट एक अच्छा लाइफस्टाइल करने से आप अपने आप को दिल की बीमारी आने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक होपफुल मैसेज के साथ आज हम आपको छोड़ रहे हैं। आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनके जवाब भी एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया। अगली बार मैं लंबे सवालों की लिस्ट के साथ आऊँगी। थैंक यू वेरी मच पूजा। थैंक यू।